गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के चलेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कल हमने कुछ इसके पार्ट पढ़े थे, बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था हमने, ओर्स्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था वो पढ़ा हमने, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारा टॉपिक रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कुछ नियम हैं और उन नियम को हम पढ़ेंगे। तो एक नंबर जो नियम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, स्नो नियम, SNOW। तो स्नो नियम क्या है हमारे पास, देखेंगे हम इसको। वैसे हम इसको ऑस्टिन के एक्सपेरिमेंट के अंदर भी देख के आ चुके हैं, ऐसा कुछ पढ़ा हमने कि यदि जो करंट की डायरेक्शन से साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर है, साउथ से नॉर्थ यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो जो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव होगा वो दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। कि यदि धारा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा के अंदर हो रहा है परिपथ में, और उसके पास रखी जो चुंबकीय सुई होती है, किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करवा रहे हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, जिसकी डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। ये हमने ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा। और यदि धारा की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, उसकी दिशा वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय सुई है, कंपास रखी हुई है, वो पश्चिम दिशा के अंदर, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर विक्षेपित हो जाती है। दक्षिण से उत्तर आ रही है तो पश्चिम में, और यदि उत्तर से दक्षिण धारा का प्रवाह हो रहा था तो चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा था, उत्तरी ध्रुव था, वो पूर्व डायरेक्शन में विक्षेपित हो रहा था। लेकिन साउथ से नॉर्थ की ओर यदि करंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक जो नीडल है, सुई है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, वो पश्चिम की ओर हो जाती है। यह स्नो नियम था। तो धारा की दिशा से हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर ली। फिर 2 नंबर नियम आता है हमारे पास, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का। दाएं हाथ सबका हमारे पास ये है, दाएं हाथ। अब इसमें क्या करना है कि अपने दाएं हाथ का एक तो अंगूठा और उंगलियां एक दूसरे के लंबवत फैला लेंगे। इस प्रकार से हम एक दूसरे के लंबवत रखते हैं। तो जिस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, कोई चालक है, मान के चलते हम चालक में ऊपर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, तो अंगूठा हम ऊपर की दिशा में रखेंगे, और जिस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ती है, अंदर की तरफ मुड़ रही है उंगलियां, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। कि अर्थात यदि किसी चालक में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से उत्पन्न होगा। और यदि धारा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है तो अंगूठा नीचे की तरफ रखेंगे, उंगलियां मोड़ते हैं, इस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ रही है, तो जो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से रहेगी। और यदि धारा इस प्रकार से हो रही है तो अंगूठा इस डायरेक्शन में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार होगी। और यदि धारा इस डायरेक्शन में जा रही है तो अंगूठा इस डायरेक्शन में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से रहेगी। कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे, और जिस दिशा में उंगलियां मुड़ जाती हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। यदि धारा नीचे की तरफ है तो अंगूठा इस नीचे रखेंगे और उंगलियां इस डायरेक्शन में मुड़ेगी, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। कि इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ का अंगूठा और उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं। अंगूठा तो धारा की दिशा को व्यक्त करता है, और जिस दिशा में उंगलियां मुड़ती है सभी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। फिर हम बात करते हैं 3 नंबर जो नियम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, वो है दाई हथेली का नियम। यानी कि वृत्तीय धाराओं के लिए, वृत्तीय धाराओं के लिए दाई हथेली का नियम, दाई हथेली का नियम। अब यदि ये तो चालक सीधा था और अंगूठा हमने सीधा रखा, यदि वर्ताकार कोई पाश हो, उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से हम देखेंगे। तो सेम कुछ इसी प्रकार से रहेगा कि
जिस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है वर्ताकार रूप में, उस डायरेक्शन में तो हम इस हाथ की उंगलियां मोड़ेंगे, दाएं हाथ की, और जिस दिशा में अंगूठा रहेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कोई वर्ताकार पाश है, लूप है, इसके अंदर धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो उंगलियों को हम इस प्रकार से मोड़ेंगे, अंगूठा ऊपर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी। और यदि धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है तो उंगलियां इस प्रकार मोड़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हम दाएं हथेली के नियम से धारा और जो चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर 4 नंबर नियम है मैक्सवेल का जो कॉर्क पेंच नियम है, मैक्सवेल का कॉर्क पेंच नियम, कॉर्क पेंच नियम। अब कॉर्क पेंच नियम क्या होता है इसको हम ध्यान से देखेंगे कि कोई पेंच होता है स्क्रू, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि पेचकस होता है स्क्रू ड्राइवर, उसकी सहायता से हम किसी नट को कस रहे हैं, अगर जो स्क्रू है वो कसा जा रहा है, कसने पर स्क्रू नीचे की तरफ जाएगा, और किसी स्क्रू को यदि हम खोल रहे हैं और खोलने पर स्क्रू ऊपर की तरफ उठता है, और यदि हम स्क्रू को मान के चलते हैं कस रहे हैं तो स्क्रू नीचे की तरफ जा रहा है, और स्क्रू ड्राइवर जो पेचकस है था वो इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं हम। तो जिस डायरेक्शन के अंदर पेंच बढ़ रहा है, कि मान के चलते कि यदि हम पेंच कस रहे हैं तो आगे की तरफ पेंच जा रहा है, तो मतलब वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो जिस दिशा में पेंच बढ़ रहा है वो तो धारा की दिशा होगी, और जिस दिशा में हम हाथ को घुमा रहे हैं उसके हथे को वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। कि यदि पेंच को कस रहे हैं तो वो नीचे की तरफ जा रहा है अर्थात आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार हो जाएगी, और खोल रहे हैं पेंच को मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो धारा यदि इस प्रकार ऊपर की तरफ है तो अगर पेंच को इस प्रकार घुमा रहे हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। कि जिस दिशा में पेंच बढ़ रहा है वो धारा की दिशा होती है, और जिस दिशा में पेंच को घुमाया जा रहा है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये कुछ नियम थे इसके 4, इसकी सहायता से हम लोग धारा की दिशा को देखते हुए उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है धारा प्रवाहित करवाने पर उसकी डायरेक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं। ये उनके लिए अलग अलग प्रकार से 4 नियम हैं। अब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सीधे तथा लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना। तो सीधे तथा लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। सीधे तथा लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की गणना। अब इसमें भी 2 पार्ट रहते हैं कि कोई सीधा धारावाही चालक कार है उसके अंदर हम धारा प्रवाहित करा रहे हैं तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसकी हम गणना करेंगे। अब इसके भी हम 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, स्थिति आ सकती है। एक तो चालक परिमित लंबाई का और एक अनंत लंबाई का। परिमित मतलब एक फिक्स लंबाई का चालक है जिसकी लंबाई में ध्यान कितना है और उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र गणना। एक अनंत लंबाई का चालक है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिमित लंबाई के चालक के कारण। परिमित लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो एक परिमित फिक्स लंबाई का एक चालक तार है उसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग, एक हमने कोई चालक तार ले लिया है परिमित लंबाई का, इसका मैंने मिड पॉइंट ओ लिया है। मिड पॉइंट ओ से स्मॉल डी दूरी के ऊपर एक बिंदु हमने पी ले लिया कि इसके अंदर आई धारा प्रवाहित करवाते हैं। आई धारा प्रवाहित करवाने पर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इससे डी दूरी पर हमने एक बिंदु P ले लिया है। बिंदु P के ऊपर हम इस धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, इसके कारण इस बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे, कितना चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम देखते हैं इसके सिरों को मिला दिया हमने, यहां पर इस सिरे को हमने नाम दे दिया है X, इस सिरे को भी मिला देते तो इस सिरे को हमने नाम दे दिया है Y। अब हम बात करते हैं यहां से मिड पॉइंट O से L दूरी के ऊपर हम लोगों ने एक अल्पांश लिया है जिसको मैंने DL नाम दे दिया। पहले हम अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर लेंगे
और फिर पूरे के कर्ण यदि निकालना होगा तो हम लोग समाकलन करके लिमिट रख देंगे तो पूरे की वैल्यू आ जाएगी। ये मान के चलते हैं कोण बन रहा है φ1 और ये कोण बन रहा है φ2 और यहां से ये कोण बन रहा है थीटा, जो कि यहां से r दूरी पर बिंदु लिया, ये कोण बन जाएगा θ1 और ये कोण बन रहा है θ2। तो इस प्रकार से हमने कुछ चालक लिया है। देखते हैं हम एक एक्स वाई हमने चालक लिया है लंबा परिमित लंबाई का, मिड पॉइंट O से D दूरी के ऊपर हमने एक बिंदु P ले लिया है। बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो बिंदु P पर हम चेक करके देखेंगे भी उसका मान कितना आ रहा है। बिंदु P पर इससे इतनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो हम बात करते हैं इसके लिए अल्पांश हमने dl ले लिया जो कि यहां से थीटा कोण बना रहा है। हमने बायो-सावर्ट के नियम में पढ़ा था कि अल्पांश से कुछ दूरी पर बिंदु P लेते, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके और पूरे की ज्ञात करनी हो तो हम इंटीग्रेशन उसका समाकलन करके पूरे की लिमिट रख देंगे तो उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो हम लोगों ने यहां से अल्पांश लिया r दूरी पर बिंदु P पर जो कि थीटा कोण बना रहा है। यहां पर इन सिरों को मिला दिया, ये θ1 θ2 कोण बना रहा है और यहां पर φ1 और φ2 कोण बन रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि हम इसमें बायो-सावर्ट के नियम से देखेंगे कि I धारा प्रवाहित करने पर O बिंदु से L दूरी के ऊपर एक अल्पांश dl लिया गया है। इस अल्पांश के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा बिंदु P पर उसकी गणना करते हैं हम लोग। तो देखेंगे कितना आएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है जो कि बायो-सावर्ट के नियम से हमने ये अप्लाई किया है। अल्पांश dl था, r दूरी पर था, तो हमने इसका चुंबकीय क्षेत्र dB मान लिया तो उसकी वैल्यू हमने इस प्रकार से कुछ प्राप्त कर ली। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसको हमने कोई नाम दे दिया, इस बिंदु को O डैश नाम दे देते हैं, इसको O डैश और P, इस प्रकार से एक त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग फिर यहां से देखते हैं कि हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज O डैश P से, समकोण त्रिभुज O डैश P से। तो हम यहां से देखें तो हम लोगों को यहां से दिखाई दे रहा है, अगर मैं कोट थीटा की वैल्यू निकालूं, ये थीटा, ये तो थीटा बाहर बन रहा है लेकिन त्रिभुज के अंदर ये अंदर वाला लिया जाएगा। टोटल ये 180 होता है, 180 में से थीटा तो ये बन चुका है, तो पीछे वाला कितना बच जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल थीटा 180 होता है ये पूरा, ये कोण पूरा 180, जिसमें से अगर ये वाला थीटा है तो पीछे वाला 180 माइनस थीटा बच जाएगा। तो यहां पर बचता है कोट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कोट थीटा का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो कोट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब होता है। आधार L है और लंब D है, हम दिखाई दे रहे हैं हमें, थीटा यहां पे बन रहा है तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण होगा, तो क्या बन जाएगा आधार बटे लंब, तो L बटे D हमें प्राप्त हुआ। फिर हम लोग यहां से देखेंगे कोट 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में, तो उसमें कोट क्या होता है नेगेटिव होता है। कोट 180 माइनस थीटा को माइनस कोट थीटा लिखा जाएगा, तो माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू L अपॉन D। फिर हम लोग यहां से देखते हैं L की वैल्यू फाइंड करते हैं तो माइनस D कोट थीटा हमें प्राप्त हुआ है यहां से। फिर हम लोग यहां से क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करने पर, तो क्या प्राप्त होगा dl, थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो d थीटा इज इक्वल टू माइनस, d कांस्टेंट है, कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बन चुका है। फिर हम देखते हैं कि dl अपॉन d थीटा इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा d कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर हम dl की वैल्यू निकालते हैं तो यहां से बनेगा d कोसेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया हमने इसको। फिर हम लोग यहीं से वापिस से ये समकोण त्रिभुज लेते हैं O डैश P से, तो अब की बार हम यहां से कोसेक की वैल्यू फाइंड करते हैं, कोसेक 180 माइनस थीटा, इसी त्रिभुज में 180 माइनस थीटा तो बन ही रहा है कोसेक, कोसेक क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण है R,
और लंब है डी, तो यहां पर बन जाएगा r अपॉन डी। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए ये बन जाएगा कोसेक थीटा प्लस का r अपॉन डी। क्योंकि 180 माइनस थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, इसलिए हमने कोट को माइनस लिखा था 180 माइनस थीटा को। और यहां पर 180 माइनस थीटा है और सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण साइन और कोसेक सेकंड में दोनों पॉजिटिव होंगे, इसीलिए हमने इसको प्लस लिख लिया है। और हम यहां से r की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमें यहां से प्राप्त हुआ r इज इक्वल टू डी कोसेक थीटा, इक्वेशन नंबर 3। फिर हम यहां से देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 से तो dl की वैल्यू प्राप्त हुई है, इक्वेशन नंबर 3 से r की वैल्यू प्राप्त हुई है, तो dl और r दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो देखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कि dl एंड r की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और i, फिर dl की वैल्यू कितनी है देखते हैं, d कोसेक स्क्वायर थीटा एंड d थीटा, और नीचे साइन थीटा भी तो साथ में पढ़ा है, तो साइन थीटा भी आ जाएगा, और फिर नीचे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कहां है, ये स्क्वायर था आर का, तो d स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, एक d से एक d काट दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा काट दिया, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देन बचेगा i अपॉन d, और ऊपर बच जाएगा साइन थीटा एंड d थीटा। तो ये इस अल्पांश के कारण dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमने प्राप्त किया है, इतना हमें प्राप्त होगा। हम इसको फिर क्या करेंगे, पूरे के कारण यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, इस पूरे चालक के कारण xy के कारण गणना करनी है, तो हम इस अल्पांश के कारण जो हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया है उसका समाकलन करके पूरे की लिमिट रख देंगे, तो वैल्यू प्राप्त होगी पूरे की। तो हम देखते हैं इसको किस प्रकार से हमें ये प्राप्त होगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे। हमें यहां पर पूरे के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है, तो हम यहां से इंटीग्रेट करेंगे, b की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है, तो इसका समाकलन कर देंगे। लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है, थीटा 1 से थीटा 2, तो लिमिट रखी हमने थीटा 1 से थीटा 2, म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d साइन थीटा और d थीटा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d कांस्टेंट है, बाहर आ चुका है, साइन थीटा d थीटा अंदर शेष रह जाएगा, जो कि हमने लिख लिया है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे और फिर लिमिट पुट करेंगे, तो क्या मिलता है यहां से, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d, साइन का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा, और लिमिट है इसकी थीटा 1 से थीटा 2। पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट की जाती है, म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d माइनस कोस, पहले ऊपर वाली लिमिट तो थीटा 2, माइनस लगा के नीचे वाली माइनस आएगा, और ऑलरेडी यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बन रहा है, कोस थीटा 1। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। हमने इसको आगे पीछे लिख लिया है, तो हमें ये मिल गया। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, हम थीटा 1 और थीटा 2 की आगे वैल्यू पुट करने जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से देखते हैं समकोण त्रिभुज देखते हैं हम, पहले तो ये लेते हैं O P और X के अंदर हम लोग देखते हैं कि बाहरी कोण का मान आंतरिक कोणों के योग से प्राप्त होता है। आंतरिक कोण थीटा 1, यहां पर आंतरिक कोण फाई 1। पिछली कुछ क्लासों के अंदर हम लोग ये पढ़ के भी आ चुके हैं, छोटी क्लासों में भी पढ़ा, नहीं तो पिछली कुछ वीडियोस देखेंगे आप लोग, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा किस प्रकार से हमने प्रिज्म में भी देखा, हमने बहुत सारा ऐसा पढ़ा कैसे हम कोण ज्ञात करते हैं कि अंदर वाले कोणों का जो योग होता है वो बाहर वाले कोण के बराबर होगा। तो अंदर वाला कोण थीटा 1 प्लस
अंदर वाला कोण फाई 1 है, तो दोनों का जो योग होगा वो बाहर वाले कोण के बराबर, तो बाहर 90 है तो 90 के बराबर। थीटा 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 90 माइनस फाई 1 प्राप्त हुआ है, तो ये थीटा 1 की वैल्यू है। फिर हम इससे देखेंगे, ऊपर वाले से OPY से देखते हैं, तो आंतरिक कोणों का योग बाहर वाले के बराबर होता है। आंतरिक 90 है, आंतरिक फाई 2 है और बाहरी है थीटा 2, यानी कि थीटा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 90 प्लस फाई 2 के इक्वल, कि अंदर वाले दोनों को जोड़ा तो बाहर वाले के इक्वल। आप थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कोस, थीटा 1 की जगह हम पुट करेंगे 90 माइनस फाई 1 और माइनस कोस थीटा 2 की जगह आ जाएगा 90 प्लस फाई 2। तो हम यहां से देखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। 90 और 270 पर वैल्यू चेंज होती है, कोस 90 माइनस फाई 1 को हम साइन फाई 1 लिख सकते हैं, यानी कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा। तो यहां पर बन जाएगा ये साइन फाई 1 और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 90 प्लस फाई 2, तो ये बन जाएगा साइन फाई 2। तो ये इस सीधे और लंबे धारावाही परिमित लंबाई के चालक के कारण बिंदु P पर संपूर्ण के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो गणना हमने की है कितनी प्राप्त हुई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई